गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर ये 65 है। यूपीपीएससी पीसीएस के लिए वर्ष 2023 के लिए सीरीज चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर और जीएस के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेलिस्ट इसकी बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 65 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका, और इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो टेलीग्राम पर। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप कर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष में एस्टर एक्स नामक सैन्य अभ्यास करने वाला विश्व का पहला देश बना है? एस्टर एक्स। फ्रांस, चीन, सीरिया, इजराइल? इसका आंसर है फ्रांस। ठीक है, यूरोपियन कंट्री फ्रांस। तो अंतरिक्ष के क्षेत्र में वैश्विक शक्तियों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा के चलते फ्रांस ने अपने उपग्रहों की रक्षा क्षमता का परीक्षण करने के लिए पहला अंतरिक्ष सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स शुरू किया। तो ए है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस राज्य ने देश की पहली इंजीनियरिंग अनुसंधान एवं विकास नीति शुरू की है? किसने की है? कर्नाटक ने। तो कर्नाटक ने अगले 5 वर्षों में देश में इस क्षेत्र में अपना योगदान जो है 45% तक बढ़ाने के लिए देश की पहली इंजीनियरिंग अनुसंधान एवं विकास नीति शुरू की। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। भारतीय अंतरिक्ष संघ यानी ISPA के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही है कथन? 2 कथन है, बताने कि इनमें से कौन सा सही है। भारतीय अंतरिक्ष संघ का लक्ष्य भारत को आत्मनिर्भर बनाने तथा अंतरिक्ष क्षेत्र में वैश्विक नेता बनाने के भारत सरकार के दृष्टिकोण में योगदान करना है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और निजी उद्यम दोनों ही इसके संस्थापक सदस्यों में हैं। भारतीय अंतरिक्ष संघ बिल्कुल सार्वजनिक निजी दोनों है इसमें, और पहला वाला भी सही है, तो सी है इसका आंसर। तो अक्टूबर 2021 में भारतीय अंतरिक्ष संघ और उपग्रह कंपनियों के प्रमुख उद्योग संघ की शुरुआत हुई। संगठन के मुख्य लक्ष्यों में से एक भारत को वाणिज्यिक अंतरिक्ष आधारित सेवा प्रदाता के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनाने की दिशा में सरकार के प्रयासों को पूरा करना है। और भारतीय अंतरिक्ष संघ भारतीय अंतरिक्ष उद्योग के लिए वैश्विक संबंध बनाने की दिशा में भी काम करेगा, ताकि देश में महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी और निवेश लाया जा सके तथा अधिक उच्च कौशल वाली नौकरियां जो हैं वो सृजित की जा सकें। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो, जो चल रही है हमारे टेलीग्राम पर, पेड टेलीग्राम ग्रुप में। देखिए, भारतीय अंतरिक्ष संघ का प्रतिनिधित्व अंतरिक्ष और उपग्रह प्रौद्योगिकियों में उन्नत क्षमताओं वाले प्रमुख घरेलू और वैश्विक निगमों द्वारा किया जाता है। और इसके संस्थापक सदस्यों में भारतीय एयरटेल, लार्सन एंड टुब्रो, नेल्को, टाटा ग्रुप का, ठीक है, बनवेब और मैप माई इंडिया, अल्फा डिज़ाइन टेक्नोलॉजी शामिल है। तो दोनों के दोनों करेक्ट हो जाते हैं स्टेटमेंट। जो दूसरा स्टेटमेंट कह रहा था सार्वजनिक और निजी। एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम है सावरकर एक भूले बिसरे अतीत की गूंज। किसने लिखी है ये? सावरकर एक भूले बिसरे अतीत की गूंज पुस्तक लिखी है विक्रम संपत ने। तो सावरकर एक भूले बिसरे अतीत की गूंज ये विक्रम संपत की पुस्तक है, और इस पुस्तक में संपत ने अथक परिश्रम करके दुनिया के विभिन्न देशों में जाकर शोध और तथ्यपरक दस्तावेजों के आधार पर गंभीर अध्येता के रूप में वीर सावरकर के व्यक्तित्व व कृतित्व को प्रदर्शित करने का अभिनव प्रयास किया है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। वीर गाथा परियोजना का संबंध किस मंत्रालय आयोग से है? वीर गाथा परियोजना यह है शिक्षा मंत्रालय की परियोजना। तो गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर साल में 2 बार वीरता पुरस्कारों की घोषणा सशस्त्र बलों, अन्य कानूनी रूप से गठित बलों और नागरिकों के बलिदान और बहादुरी के कार्यों का सम्मान करने के लिए जो है की जाती है। रक्षा मंत्रालय द्वारा यह प्रस्ताव दिया गया कि स्कूली छात्रों को वीरता पुरस्कार विजेताओं के आधार पर परियोजनाओं या गतिविधियों को करने के लिए प्रेरित किया जाए, ताकि छात्रों के बीच बहादुरी के कार्यों और इन बहादुर दिलों की जीवन कहानियों का विवरण प्रसारित किया जा सके। तो इसी के चलते रक्षा मंत्रालय ने
रक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने वर्ष 2021 में 21 अक्टूबर से 20 नवंबर तक वीरगाथा परियोजनाओं का जो है आरंभ किया था। और यह परियोजना केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई से संबद्ध सभी स्कूलों सहित सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी स्कूलों के लिए खुली थी। तो शिक्षा मंत्रालय इसका आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड सिटीज डे 2021 की ग्लोबल थीम क्या थी? वर्ल्ड सिटीज डे क्या थी? ग्लोबल सिटीज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ग्लोबल सिटीज एंड फ्रीडम एवरीवन, एडॉप्टिंग सिटीज फॉर क्लाइमेट रेजिलियंस या एडॉप्टिंग सिटीज फॉर ह्यूमन बीइंग। देखिए थीम थी एडॉप्टिंग सिटीज फॉर क्लाइमेट रेजिलियंस, ऑप्शन नंबर सी। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 31 अक्टूबर को वर्ल्ड सिटीज डे यानी विश्व शहर दिवस के रूप में नामित किया है। और वर्ल्ड सिटीज डे 2021 की ग्लोबल थीम एडॉप्टिंग सिटीज फॉर क्लाइमेट रेजिलियंस थी। और वर्ल्ड सिटीज डे 2021 में जो है इसका 8वां वैश्विक आयोजन था। 31 अक्टूबर 2014 को चीन के संघाई में इसकी शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन मानव अधिकारों में शामिल हैं? जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, गुलामी तथा यातना से मुक्ति, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। मानव अधिकारों में जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, गुलामी, यातना से मुक्ति, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सभी हैं। तो डी हो जाएगा, मतलब ए हो जाएगा इस बार, कि 1 2 3 ए में है। देखिए मानव अधिकारों का आशय ऐसे अधिकारों से है जो जाति, लिंग, राष्ट्रीयता, भाषा, धर्म या किसी अन्य आधार पर भेदभाव किए बिना सभी को प्राप्त होते हैं। मानव अधिकारों में शामिल हैं जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, गुलामी तथा यातना से मुक्ति, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, काम और शिक्षा पाने का अधिकार, और बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक मानव जो है इन अधिकारों का उपभोग कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने भारत उज्बेकिस्तान अंतर सरकारी आयोग के 13वें सत्र में भाग लिया। आपको बताना है कि उज्बेकिस्तान की कैपिटल कौन सी है। प्रश्न किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। उज्बेकिस्तान की राजधानी कौन सी है इसमें? ब्यूनस आयर्स तो अर्जेंटीना की है, इसको तो पहले ही हटा दीजिए। ताशकंद। तो हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने भारत उज्बेकिस्तान अंतर सरकारी आयोग के 13वें सत्र में भाग लिया। और भारत उज्बेकिस्तान अंतर सरकारी आयोग की बैठक जो है विशेष तौर पर व्यापार एवं निवेश के क्षेत्र में विभिन्न मुद्दों पर विचार एवं चर्चा करने के साथ साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। और उज्बेकिस्तान की राजधानी की बात करें तो ताशकंद है। प्राकृत पेंगलम किसकी रचना है ये? आचार्य हेमचंद्र, जैनायक, ब्रह्मगुप्त या आर्यभट्ट? देखिए आर्यभट्ट ने तो आर्यभट्टम लिखी है, ब्रह्मगुप्त ने जो है ब्रह्म सिद्धांत दिया है। तो आंसर या तो ए होगा या बी होगा। प्राकृत पेंगलम जो है वो आचार्य हेमचंद्र की रचना है। ठीक है। ऑप्शन में एक रचनाकार थे जयानक, जयानक की रचना है पृथ्वीराज विजय। और एक रचना पृथ्वीराज दासो वो किसकी है? वो चंद्रप्रदायी की है। ब्रह्मगुप्त ने दिया है ब्रह्म सिद्धांत। और आर्यभट्ट की रचनाएं कौन कौन सी है? आर्यभट्टियां बहुत पूछते हैं इसको। और 10 गीतिका सूत्र, और एक है आर्यष्ट सत्य। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। प्राकृतिक संसाधन लेखन है आर्थिक गतिविधियों के कारण पर्यावरण क्षरण के मूल्य का आकलन करने की प्रक्रिया, या आर्थिक गतिविधियों के कारण प्राकृतिक संसाधनों की कमी के मूल्य का आकलन करने की प्रक्रिया, या ग्लोबल वार्मिंग के कारण प्राकृतिक संसाधनों की कमी और पर्यावरण क्षरण के मूल्य का आकलन करने की एक प्रक्रिया, या ए भी सही है और बी भी सही है, मतलब ये दोनों। प्राकृतिक संसाधन लेखांकन, बिल्कुल ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है। तो डी है इसका आंसर। देखिए हाल ही में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी ने कहा है कि नवंबर 2022 तक प्राकृतिक संसाधन लेखांकन पर रिपोर्ट जारी की जाएगी। प्राकृतिक संसाधन लेखांकन आर्थिक गतिविधियों के कारण प्राकृतिक संसाधनों की कमी और पर्यावरण क्षरण के मूल्य का आकलन करने की एक प्रक्रिया है। और प्राकृतिक संसाधन लेखांकन की अवधारणा प्राकृतिक पर्यावरण के विभिन्न घटकों और देश की आर्थिक प्रगति के बीच घनिष्ठ अंतःक्रिया को समझने हेतु उभरी थी। और
यह इस अवधारणा पर आधारित है कि किसी संसाधन का मापन उसके बेहतर प्रबंधन की ओर ले जाता है। तो डी करेक्ट है, ए और बी दोनों। चुनावी बॉन्ड पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। चुनावी बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कोई एक जो है सही नहीं है, यानी 3 करेक्ट है, 1 इनकरेक्ट है, उसी को ढूंढना है। ये बॉन्ड जारी करने की तारीख से 30 दिनों तक वैध रहते हैं। भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई इन बॉन्ड्स को जारी करने और भुगतान के लिए अधिकृत बैंक है। इनके लिए कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है। इन्हें केवल एक पात्र राजनीतिक पार्टी द्वारा बैंक के अपने खाते में जमा करके भुनाया जा सकता है। कौन सा इनकरेक्ट है? देखिए, एसबीआई वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है बिल्कुल। ठीक है, इसकी जगह अगर आरबीआई होता तो गलत हो जाता। और इनके लिए कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है, ये भी सही है। इन्हें केवल एक पात्र राजनीतिक पार्टी, मतलब पंजीकृत राजनीतिक पार्टी के द्वारा, राजनीतिक पार्टियां तो बहुत है भारत में, लेकिन जो पंजीकृत राजनीतिक पार्टी होगी, ठीक है, उसी के बैंक खाते में जमा करके जो है इसको बनाया जा सकता है। पहला वाला गलत है, 15 दिन है, ठीक है, 30 दिन नहीं है। तो भारतीय स्टेट बैंक चुनावी बॉन्ड को जारी करने और भुनाने के लिए अधिकृत है। चुनावी बॉन्ड दाताओं द्वारा गुप्त रूप से खरीदे जाते हैं और ये बॉन्ड जारी करने की तारीख से 15 दिनों तक वैध रहते हैं। ठीक है, 20, 25, 30 कुछ भी लिखा सकता है, जो गलत हो जाएगा। ऋण संसाधनों के रूप में इन्हें दानदाताओं द्वारा बैंक से खरीदा जा सकता है और राजनीतिक दल जो है उन्हें भुना सकते हैं। इन्हें केवल एक पात्र राजनीतिक पार्टी, मतलब एक पंजीकृत राजनीतिक पार्टी द्वारा बैंक के अपने खातों में जमा करके भुनाया जा सकता है। चुनावी बॉन्ड एसबीआई द्वारा यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बिना किसी अधिकतम सीमा के, ठीक है, 1,000 रुपये, 10,000 रुपये, 1,00,000 रुपये, 10 लाख रुपये और 1 करोड़ रुपये के गुणकों में जो है जारी किया जा सकते हैं, इससे अधिक नहीं। देखिए, बॉन्ड जो है किसी भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो उसके द्वारा जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीनों में प्रत्येक 10 दिनों की अवधि हेतु खरीद के लिए जो है उपलब्ध होते हैं, जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने निर्देश दे रखे हैं, केंद्र सरकार ने। 12वां प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? संसद का एक संगठक भाग होता है वो, और वह विशेष परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है। प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है और वह दोनों सदनों की चर्चा में भाग ले सकता है। देखिए, राष्ट्रपति दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं ले सकता है, डी वाला स्टेटमेंट जो है गलत है। बाकी दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है, अध्यादेश लागू कर सकता है, आर्टिकल 123 बहुत पूछते हैं उसको। और संसद का एक संगठक भाग है, बिल्कुल, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर ही तो बनती है पार्लियामेंट, संसद। तो डी वाला स्टेटमेंट गलत है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति संसद का संगठक भाग होता है और प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। अनुच्छेद 123 के तहत विशेष परिस्थितियों में अध्यादेश जारी कर सकता है, परंतु वह दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं ले सकता। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? लोकसभा, राज्यसभा बहुत पूछते हैं इस प्रश्न को, 1952 में। तो लोकसभा का प्रथम चुनाव जो है 25 अक्टूबर 1951 से 22 फरवरी 1952 तक चला और यह चुनाव कुल 489 सीटों के लिए हुआ था और प्रथम लोकसभा का पहला अधिवेशन हुआ था 13 मई 1952 को। तो डी करेक्ट है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस पहली बार कब मनाया गया था? देखिए, पहली बार तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया था 2 फरवरी को। तो जहाँ जहाँ 4 फरवरी है उसको हटा दीजिए। 2 फरवरी 1992 और 1997, 2 फरवरी 1997 को। तो 2 फरवरी को वैश्विक स्तर पर विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है और इस दिन वर्ष 1971 में ईरान के रामसर शहर में कैस्पियन सागर के तट पर आर्द्रभूमि पर एक अभिसमय को अपनाया गया था। विश्व आर्द्रभूमि दिवस पहली बार 2 फरवरी 1997 को रामसर सम्मेलन के 16वें वर्ष पूरे होने के अवसर पर मनाया गया था। सूर्य के प्रकाश में निम्नलिखित में से कौन सा रंग नहीं पाया जाता है? विवग्योर आपने पढ़ा हो तो करेक्ट कर ले जाओगे। हरा है, बैंगनी है, नारंगी है, भूरा नहीं है। तो सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है, इसमें भूरा रंग नहीं पाया जाता। जबकि श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो यह 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। बैंगनी यानी वॉयलेट, जामुनी यानी इंडिगो, नीला यानी ब्लू, हरा यानी ग्रीन, पीला यानी येलो, नारंगी यानी ऑरेंज और रेड यानी रेड।
लाल यानी रेड। और इस घटना को कहते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम बता दीजिए क्या है। कैल्शियम 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 सल्फेट, CaCO3। तो अर्ध जलयोजित कैल्शियम सल्फेट को सामान्यतः प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं। यह एक सफ़ेद रंग का चूर्ण होता है। इसका उपयोग होता है हड्डियों को जोड़ने के लिए, प्लास्टर के रूप में, और मूर्तियां बनाने में भी होता है। 17वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की पूर्वी यमुना नहर किस मुगल शासक द्वारा खुदवाई गई थी? इंपॉर्टेंट है सवाल। शाहजहां के द्वारा। तो पूर्वी यमुना नहर उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है, जिसका निर्माण 1830 में मुगल शासक शाहजहां द्वारा करवाया गया था। ठीक है, 1630। और इसकी कुल लंबाई जो है 1440 किलोमीटर है, और यह दिल्ली तक यमुना नदी के समानांतर बहती है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश में लघु एवं माध्यम उद्यमों उपक्रमों को किसके द्वारा दीर्घकालीन ऋण जो है उपलब्ध कराया जाता है? ये मध्यम है, मध्यम। सभी तो नहीं होगा इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश वित्त निगम। ठीक है, उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम नहीं है, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम नहीं है, उत्तर प्रदेश वित्त निगम के द्वारा। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में लघु एवं मध्यम उपक्रमों को उत्तर प्रदेश वित्त निगम द्वारा जो है दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सामान्य अस्थायी पद होते हैं और संगठन अल्पकालिक जुड़ाव के लिए स्वतंत्र श्रमिकों के साथ अनुबंध करते हैं कहलाती है क्या? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, बाजार अर्थव्यवस्था, परंपरागत अर्थव्यवस्था या गिग अर्थव्यवस्था? गिग अर्थव्यवस्था। तो देखिए, गिग अर्थव्यवस्था के तहत सामान्य अस्थायी पद होते हैं और संगठन अल्पकालिक जुड़ाव के लिए स्वतंत्र श्रमिकों के साथ अनुबंध करते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के गिग श्रम बल में सॉफ्टवेयर, साझा और पेशेवर सेवाओं जैसे उद्योगों में 15 मिलियन कर्मचारी कार्यरत हैं। 20वां प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है ये, और प्रश्न कहता है कि भारत में उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है? मसाले, खाद्यान्न, दलहन, तिलहन। देखिए, तिलहन के लिए तो मध्य प्रदेश अग्रणी है, तो ये तो होगा नहीं। दलहन के लिए भी मध्य प्रदेश अग्रणी है। खाद्यान्न के लिए उत्तर प्रदेश है। और मसाले, सभी मसाले की बात करें तो उसमें भी जो है मध्य प्रदेश अग्रणी है, क्योंकि हल्दी, जीरा, ठीक है, काली मिर्च, मिर्च, इलायची, ये सब जो है मसाले के अंदर ही आते हैं। तो ओवरऑल मसालों में जो है मध्य प्रदेश अग्रणी है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में पूरे भारत में सबसे अधिक खाद्यान्न का उत्पादन होता है। तिलहन की बात करें तो मध्य प्रदेश अग्रणी है, दलहन की बात करें तो मध्य प्रदेश अग्रणी है। भारत जो है मसालों का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक भी है, उपभोक्ता भी है और निर्यातक भी है। और भारत में मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य अगर रैंकिंग में देखें हम, तो 2021 तक भारत के सबसे बड़े मसाला उत्पादक राज्यों की सूची नीचे दी गई है। मध्य प्रदेश लगभग 3.23 मिलियन टन, उसके बाद राजस्थान है 1.23 मिलियन टन, और तीसरे स्थान पर है गुजरात 1.03 मिलियन टन, और चौथे स्थान पर आंध्र प्रदेश 0.93 मिलियन टन, और तेलंगाना है 5वें पर लगभग 0.74 मिलियन टन। तो ये 20 प्रश्न थे। इन सभी प्रश्नों का फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं, ये जो नंबर है इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके, और PDF भी प्राप्त कर सकते हैं जो मिलेगा आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप में ही। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप कर दीजिए। धन्यवाद।